प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न। शाम 5 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार लगभग 55% हुआ मतदान। रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस पर ट्रस्ट की जमीन बेचने का लगाया आरोप। आर्थिक अपराध शाखा से मामले की जांच कराए जाने की मांग। हाथरस कांड में सीबीआई की जांच और पूछताछ जारी। सीआरपीएफ के जवानों को पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा की दी गई जिम्मेदारी। कोरोना के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। जीएसटी कलेक्शन में 11% की बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। उपचुनाव में जो विधानसभा सीटें शामिल हैं उनमें अमरोहा जिले की नौगांव सादात, बुलंदशहर फिरोजाबाद जिले की टूंडला सुरक्षित, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर की घाटमपुर सुरक्षित, देवरिया और जौनपुर की मल्हनी सीटें शामिल हैं। इन सभी विधानसभा सीटों के मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे। मतदान की सतर्क निगरानी के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने 7 सामान्य पर्यवेक्षक और 7 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए थे। इनके अलावा 301 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 46 जोनल मजिस्ट्रेट, 76 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 333 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए। चुनाव प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए 17,183 मतदान कर्मी लगाए गए थे। इस उपचुनाव के मतदान के लिए 5,127 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट, 6,710 बैलेट यूनिट और 5,492 वीवीपैट भी तैयारी की गई थी। इन 7 विधानसभा सीटों के लिए 24,34,386 मतदाता हैं, जिनमें 13,38,098 पुरुष और 11,30,340 महिलाएं मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 5 बजे तक हुए मतदान के प्रतिशत की बात करें तो नौगांव सादात में 57.67%, बुलंदशहर में 49.77%, टूंडला सुरक्षित में 50%, बांगरमऊ में 49.45%, घाटापुर में 47.65%, देवरिया में 48.48%, मल्हनी में 55.60% से अधिक मतदान हुआ है। कांग्रेस से बगावत कर चुकी रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की जमीन को लेकर गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये जमीन महिला महाविद्यालय के लिए जब दी गई थी तब भी नियमों की अनदेखी की गई थी और अब उसे फ्री होल्ड करने की भी अनदेखी की गई है। एजुकेशनल सोसाइटी में कांग्रेस के दिग्गज लोगों के नाम हैं जो गांधी परिवार के खास हैं और अब ये लोग इस जमीन को बेच रहे हैं, जबकि इस जमीन पर उनका कभी कब्जा ही नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि ये जमीन जब महाविद्यालय के नाम दी गई थी तो इसको ये कैसे बेच सकते हैं। इस जमीन पर छोटे छोटे गरीब दुकानदार काबिज हैं, जिनका जीवन इनकी दुकानों की आय पर निर्भर है। गरीब दुकानदार भी इस जमीन को बेचे जाने का विरोध कर रहे हैं। अदिति सिंह ने बताया कि इस मामले की आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराने की मांग की है। अब मेन ट्रस्टी इनके विक्रम कौल हैं, जो शीला कौल जी के बेटे हैं, सलमान खुर्शीद हैं। तो बिल्कुल ये गांधी परिवार के सदस्य एवं लॉयलिस्ट हैं। इस यशपाल कपूर जी इस ट्रस्ट में थे, उमाशंकर दीक्षित जी इस ट्रस्ट के हिस्सा थे। तो सबसे बड़े नाम कांग्रेस पार्टी के इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं और ये सब गांधी परिवार के लोग हैं। शीला कौल जी जो उनकी परिवार की सदस्य हैं, विक्रम कौल जी जो उनके परिवार के सदस्य हैं, एवं सलमान खुर्शीद, सुनील देव जी, ये सारे लोग जो उनकी पार्टी के सीनियर लोग भी हैं और उनके दोस्त और लॉयलिस्ट भी हैं। इस टाइप के लोग इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो मैंने डिमांड करी है, मांग करी है, ईओडब्ल्यू को चिट्ठी लिखी है कि इस सोसाइटी पे जांच हो और किस मंशा से ये कैसे ये ज़मीन को बेच रहे हैं। जब फ्री होल्ड ही गलत हुआ था, जब पट्टा ही गलत हुआ था, जब पट्टा निरस्त हो चुका है डीएम के माध्यम से, फ्री होल्ड कैंसिलेशन का जब प्रक्रिया चल रही है सिविल सूट के माध्यम से, तो कैसे ये किस हक से वहाँ कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं इन गरीबों को हटा के। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, इसमें साक्ष्य सबूत के साथ मैं कह रही हूँ कि ये जो ज़मीनी घोटाला है बहुत ही बड़ा घोटाला है और
बहुत सारे गरीब इससे प्रभावित हैं, बहुत सारे गरीब लोगों को यहाँ से अगर हटाया जाएगा तो बहुत परेशानी और समस्या आएगी उनके लिए। हमारा यहाँ मतलब ज़मीन में करीब 50 साल से हैं, चाहे होटल कर रहे थे, हमारे पास कागज भी है और जो कि मतलब हम यहाँ एडीएम प्रशासन उपाध्याय जी को दिए और सिटी मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्री किए। अगली बार जब नोटिस आई और फिर मतलब आई है, नोटिस ही दे रहे हैं हम लोगों को हटाने के लिए 11 तारीख तक का। हम लोग कहाँ 7/2003 में हमने पैसा जमा किया 25%, मतलब स्वामित्व तो है हमारे पास 50 साल 45 साल का, बिजली का बिल 45 साल का था। हम यहाँ पर जो है सन 82 से दुकान रखे हुए हैं और हम लोगों को प्रशासन से परेशानी हो रही है कि हम लोग जबकि यहाँ पे मुकदमे चल रहे हैं 2011 से और अभी तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ, फिर भी हम लोगों को नोटिस दी जा रही है कि आप लोग दुकान यहाँ से खाली करिए। अब हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग इस उम्र में क्या करेंगे? हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। इतने दिनों से हमारी दुकान है, ये 82 से। ये लोग यहाँ पर बड़ी हस्तियाँ हैं जो जैसे कि ये कमला नेहरू ट्रस्ट जो कांग्रेस की है और वो लोग इस पर दबाव बना रहे हैं और दबाव बना के खाली करना चाहते हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार से सीबीआई ने आज फिर पूछताछ की। अपने कैंप कार्यालय पर पीड़िता के मां और भाई को बुलाकर जानकारियां ली गई। हाथरस के चंदपत कोतवाली क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद युवती के परिवार और गवाहों की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी गई है। सीआरपीएफ की 239वीं बटालियन की एक कंपनी के 80 जवानों ने परिवार की सुरक्षा की कमान संभाल ली है। गांव में सख्त पहरा है, आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच हाथरस कांड की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में हाथरस के पुलिस अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं और ऐसे मामले की कार्रवाई में अहम सुझाव भी दिए गए हैं। गृह विभाग के सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने घटना के बाद पुलिस कार्रवाई और जिले में अब उपजे हालात से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की है। जांच रिपोर्ट में थाना स्तर के पुलिस कर्मियों से लेकर संबंधित पुलिस अफसरों के बयान को भी शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की रिपोर्ट से निलंबित एसपी और सीओ समेत सभी पुलिसकर्मियों की मुसीबत बढ़ सकती है। एसआईटी में डीआईजी चंद्र प्रकाश और पीएसी आगरा के सेनानायक पूनम भी शामिल थी। उधर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को हाथरस कांड पर सुनवाई हुई, जिसमें हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार को हटाए या बनाए रखने पर राज्य सरकार ने 25 नवंबर तक निर्णय करने का वक्त मांगा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। जिस तरीके से कोर्ट ने लास्ट टाइम सरकार से बहुत सारे सवाल किए थे जिसका उन्होंने आंसर दिया, बट ओरली, क्योंकि उनके पास रिटन में कुछ नहीं था। तो कोर्ट का कहना है कि अगर आपने उस पीड़िता को रात में डेड बॉडी को जलाया तो उसकी वजह क्या थी। इनका कहना था लॉ एंड ऑर्डर फेल हो सकता था। तो कोर्ट ने कहा कैसे, उनका कहना था कि वहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। तो कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है कि आप मुझे पहले प्रूफ दीजिए कि कितनी गैदरिंग थी, क्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतने कम पीपल डिस्टर्ब कर सकते थे। जैसे कि फैमिली का कहना है या हम सब ने देखा और मीडिया ने भी दिखाया, करीब 500 मीटर के सराउंडिंग वहाँ पर कोई पर्सन नहीं दिख रहा था, सिर्फ फैमिली मेंबर्स थे, जिसमें भी 50 से 60 लोग होंगे जिनको पुलिस ने डिटेन कर रखा था। और ज़्यादातर उस पॉइंट पर जहाँ पर पीड़िता का दाह संस्कार किया गया वहाँ पर कम से कम 200 से 250 के नियर अबाउट पुलिस ऑफिसर्स ही थे। तो कैसे ये लॉ एंड ऑर्डर फेल हो सकता था, ये बड़े क्वेश्चन थे। अब आज कोर्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। कोरोना के असर के चलते अर्थव्यवस्था की रफ्तार में जो कमी आई थी वो फिर से वापस तेजी से और लौटने लगी है। अक्टूबर महीने में बीते साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 11% की बढ़ोतरी देखी गई है, तो कई अन्य संकेतक भी आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर लौटने के साफ संकेत दे रहे हैं। बीते दिनों पीएम मोदी ने भी भारत के 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की बात को फिर से दोहराया था।
कोरोना के चलते देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचा है, लेकिन भारत में बीते कुछ महीनों में अनलॉक के बाद जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, उससे देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने के साफ संकेत मिल रहे हैं। अक्टूबर महीने में देश में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया और ये 1,05,000 करोड़ से भी ज्यादा रहा। इतना ही नहीं, देश के अधिकांश राज्यों में जीएसटी संग्रह बढ़ा है। कोरोना संकट की दस्तक के समय फरवरी 2020 में भारत में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार आर्थिक गतिविधियां ठप होने की वजह से ये आंकड़ा कम होता गया। लेकिन सितंबर महीने में पिछले साल की तुलना में जीएसटी कलेक्शन में इजाफा देखने को मिला और इसमें पिछले साल की अपेक्षा 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक अक्टूबर 2020 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए हुआ, जिसमें सीजीएसटी 19,193 करोड़ रुपए रहा, तो वहीं एसजीएसटी 25,411 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान आईजीएसटी के रूप में 52,540 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई, तो सेस के रूप में 8,011 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ। अक्टूबर महीने तक दाखिल जीएसटीआरबी 3B रिटर्न की कुल संख्या 80 लाख के पार पहुंच गई। जीएसटी कलेक्शन में उछाल केंद्र सरकार के लिए बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार को राज्यों को 2.35 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी भरपाई के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए लोन लेना है और पिछले महीने में ही केंद्र सरकार ने 16 राज्यों सहित 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की पहली किश्त के रूप में आरबीआई से कर्ज लेकर 6,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जीएसटी लागू होने के समय केंद्र ने 5 वर्षों तक राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई का वादा किया था, जिसके तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को ये पैसा दिया है। अक्टूबर महीने में महज जीएसटी कलेक्शन में ही बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, बल्कि अन्य संकेतकों से अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। कोर सेक्टर में सभी 8 प्रकार के इंडस्ट्री में उछाल देखे जा रहे हैं, जिसके चलते बिजली की मांग, स्टील उत्पादन, कोयला उत्पादन सभी में उछाल देखे जा रहे हैं। सितंबर महीने में निर्यात में 5% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। उत्पादन के मोर्चे पर पीएमआई इंडेक्स में सितंबर महीने में अप्रैल के मुकाबले करीब 57% का उछाल आया है। सर्विस सेक्टर में भी अप्रैल के मुकाबले सितंबर में करीब 50% की बढ़ोतरी देखी गई है। ईबे बिल में भी सितंबर में करीब 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ग्रामीण भारत में सितंबर में जबरदस्त मांग देखी जा रही है, जिसके चलते ट्रैक्टर के खरीद में अप्रैल के मुकाबले 75% की बढ़ोतरी देखी गई। तो वहीं देश में यात्री वाहनों के खरीदी में भी बीते महीनों में जबरदस्त उछाल आया है। बीते दिनों एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को साफ तौर पर स्वीकार किया था कि देश की आर्थिक गतिविधियां तेजी से सुधार की ओर अग्रसर हैं और उन्हें इस बात का भरोसा है कि भारत 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदायूं पहुंचे भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत कर रोड शो निकाला। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीएल वर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि प्रदेश का विकास हो और सरकार के द्वारा आम जनमानस के लिए चलाई जा रही केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों की योजनाएं जनता तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को एक दिन ऊंचाई तक पहुंचने का मौका अवश्य मिलता है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। उन्होंने कहा कृषि बिल की तारीफ करते हुए कहा कि यह बिल किसानों के हित के लिए है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में हो रही वोटिंग पर कहा कि वो सभी 7 सीटें भाजपा जीतेगी। तो खेती जो बिल है किसानों के हित का बिल है। विरोधियों के पास कुछ कहने को कुछ नहीं है, उन्हें विरोध करने को कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए विरोध करते हैं। वो भी जानते हैं कि माननीय मोदी जी जो आम जन के नेता हैं, इस देश के ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं,
किसानों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, तो वो इन चीज़ों को जानते हैं और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सारे जो बिल पास हो रहे हैं जनता के हित के हैं, देश के हित के हैं, देश को सम्मान दिलाने वाले। भाई जब पार्टी ने मुझे रास्ता भेजा है तो निश्चित मानिए कि मेरे जैसा कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ काम करता है तो बदायूं का भी विकास होगा और हम बरेली मंडल और प्रदेश की चिंता की हम करेंगे। और पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अब हम बदायूं में अब तो 1.5 सांसद होते थे, अब 2.5 सांसद होगा। मिलकर के हम 2.5 सांसद और 5 विधायक मिलकर के हम काम करेंगे और निश्चित रूप से बदायूं का कायाकल्प होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से फतेहपुर जिले के में गरीबों के अपने पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। ये परिवार काफ़ी वर्षों से अपने पति व बच्चों के साथ जिंदगी कच्चे मकान में रहकर जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। इन परिवारों ने कभी नहीं सोचा था कि उनके भी पक्के आशियाने हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने सपनों को सच कर दिया है। अब वे पक्की छत और शौचालय युक्त वाले मकान में रह रहे हैं। कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की मजबूरियां खत्म हो गई हैं। लाभार्थियों ने बताया है कि कच्ची दीवारों और कच्ची छत की वजह से रात भर टपकती बूंदों के कारण सो नहीं पाते थे और डर लगा रहता था कि छत गिर न जाए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के घर बन जाने से अब सुकून से परिवार के साथ जिंदगी काट रहे हैं और बच्चे भी बेफिक्र होकर अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। हाँ, पहले मेरा घर कच्चा था और मतलब कच्चे से पाटा हुआ था और चूह बहुत रहा था, बच्चे थे तो दिक्कत थी। और अब तो पक्का बन गया, अब तो ठीक है, बच्चे भी सही से रहते हैं, हम भी सही से रहते हैं और अभी अब कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कच्चे मकान थे, हमें बच्चों को परेशानी जाती थी और छप्पर पड़े थे, चूने लगता था बरसात में। इससे हमें प्रधानमंत्री की तरफ से आवास मिला है। वो जो समस्याएं थी वो अब नहीं है, खत्म हो गई हैं। ये मकान काफ़ी साल से कच्चा था, सभी कच्ची दीवारें थी लगभग और हम लोग बहुत मुसीबत का सामना कर रहे थे और बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत थी। बारिश में छपरा वगैरह पड़े थे, इससे हम लोग को बहुत ही दिक्कत थी। तो प्रधान जी द्वारा हमको ये सब मतलब व्यवस्था मिली, इसमें अब हम लोग रह रहे हैं आराम से। 6 साल से रह रहे नहीं कच्चे में और सब नाच पानी जौन रहा है बहुत सड़ी जाता रहा है, वह न रह जाता रहा है, सब अब जम है। हाँ, अब चुआ तो नहीं है, न कुछ हुआ था, अब तो खरा आराम है। पहले क्या दिक्कत होती रही? अबे पहले तो बहुत दिक्कत हो रही, छपरा पड़ा रहा है, चुअत रहा है, कपड़ा लगता जवन पन रहा है, बहुत सब भीन जाता रहा है। पर बैठने का दिक्कत ही रहा है, जहाँ तनु के बरसे तहाँ टरिया दौड़ी चली जाओ। अब तब बन गया तो तनु सुकून है। मेरा पहले घर कच्चा था तो बारिश में बहुत दिक्कतें होती थी कि जंगल में भी घर बना, मेरा कुरिया उरिया डाल कर रहते थे, कच्चा मकान था तो बच्चे के लिए भी हमको भी बहुत परेशानी होती थी। मगर अब ये आवास विकास जो हुआ है, हमें प्रधानमंत्री की तरफ से जो कॉलोनी हमें प्राप्त हुई है, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है और हम अच्छे से रहते भी हैं। अपने बच्चों को जिम्मेदारी देकर कहीं जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत और टेंशन भी नहीं रहती है हमको। आज हरदोई में डीसीएम श्रीराम ग्रुप की हरियाणा, रूपापुर और लोनी चीनी मिलों ने अपना पेराई सत्र शुरू किया है। किसानों को गन्ने की पर्ची के अलावा भी गन्ने की खेती से में उत्पादकता बढ़ाकर वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मोदी सरकार के सपने को साकार करने की दिशा में भी कई सुविधाएं मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। डीसीएम श्रीराम ग्रुप की सीईओ और अधिशासी निदेशक रोशनलाल टामक ने बताया कि कोरोना के इस युग में गन्ना किसान भी हाईटेक हो रहे हैं। अब किसानों को चीनी मिल में गन्ने की बिक्री के लिए पहले दी जाने वाली कागज की पर्चियां के स्थान पर उनके मोबाइल पर गन्ने की पर्ची मैसेज के द्वारा भेजी जा रही है और किसान को मिल में गन्ना लाने के लिए अलग अलग गांव के हिसाब से समय भी निर्धारित किया गया है, जिससे कि चीनी मिल के गेट पर किसानों की एक साथ गन्ना बेचने के लिए भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग के मंत्र पर भी किसान अनुशासित रह सकें। किसानों के मोबाइल पर गन्ना मूल्य के सीधे बैंक में जमा होने का संदेश भी अब प्राप्त होगा। डीसीएम श्रीराम समूह की चारों चीनी मिलें अजबापुर, रूपापुर, लोनी एवं हरियाणा का पेराई सत्र का शुभारंभ कर दिया गया है। इस पेराई सत्र में
लगभग 6.25 करोड़ कुंटल गन्ने की पेराई करने का लक्ष्य है। इस वर्ष गन्ना कृषकों को अपनी पर्ची, सट्टा, भुगतान इत्यादि के बारे में व्यक्तिगत रूप से न संपर्क करना पड़े, इसके लिए एक कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई है। इसके तहत ये व्यवस्था होगी कि किसान भाई अपनी समस्या को टेलीफोन पर ही सूचित कर देंगे और तत्पश्चात उसका निराकरण किया जाएगा। प्राइस सस्ता हरियाणा मिल का चालू हो चुका है और गन्ने का पर्ची कोरोना वायरस की वजह से पर्ची नहीं आ रही है, इस वजह से मैसेज द्वारा पर्ची भेजी जा रही है और हमारा गन्ने का मूल भुगतान जो है मैसेज बैंक द्वारा किया जा रहा है और टाइम से पैसा भी आ जाता है। हमारा का जो मिल का पेराई क्षेत्र है वो चालू हो गया है। पहले हमको हाथ में पर्ची मिलती थी, अब मैसेज आ रहा है कोरोना के कारण। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। पहले 1-2 उंगलियों में झुंझुनी थी, लेकिन उसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। फाइनल मैच में लेफ्ट हैंड की सारी उंगलियां सुन्न पड़ गई थी। ग्रिप इतनी वीक हो गई थी, 2 बार मेरे हाथ से बैट छूट गया। मेरा दोस्त ऋषि समझ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है और वो बीच मैच में मुझे खींचकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने तुरंत जांच की और पाया मुझे लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग था। जल्दी जांच और 1 साल तक MDT से पूरा और मुफ्त इलाज, इसलिए मैं विकलांगता से बच पाया। आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेप्रोसी फ्री। तो आप भी ध्यान में रखिए, त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है। एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। लेप्रोसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटक 15 जून तक इसका लाभ उठा सकेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पूर्व मुख्यालय के पास बने प्रवेश द्वार पर DM और SP और BJP विधायकों ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों को रवाना किया। तो वहीं वन मंत्री ने लखनऊ से ऑनलाइन इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर पहले दिन फ्री में कई सफारी, जिप्सी गाड़ियां स्कूली बच्चों और पर्यटकों को लेकर भ्रमण के लिए रवाना हुई। जंगल में बन चुका पर्यटन स्पॉट पर थारू हट, बैम्बू हट और ट्री हट में ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा बुक कराकर पर्यटक रात्रि विश्राम कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि पीलीभीत में 71,000 हेक्टेयर में फैला एक घना जंगल है, जिसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व बनाया गया है। टाइगर रिजर्व में 60 से 65 टाइगर के साथ ही तमाम वन्य जीव मौजूद हैं, जो पर्यटकों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। टाइगर रिजर्व के पर्यटन सत्र की आज शुरुआत हो रही है। माननीय मंत्री जी द्वारा लखनऊ से वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ करा गया। यहाँ पे भी शुभारंभ के मौके पे सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी अफसर मौजूद रहे। इस बार इस सत्र में हम लोग टाइगर के साथ साथ जो इस क्षेत्र में अन्य भी बिंदु हैं, आकर्षण के बिंदु हैं, 15 ऐसे बिंदु चिन्हित करे गए हैं। उन 15 पॉइंट्स को सैलानियों के लिए खोला गया है, जैसे क्रोकोडाइल पॉइंट हो गया, वाटर पॉइंट हो गया, सनसेट सनराइज पॉइंट हो गया, सूर्यताल हो गया। इस तरह से कई पॉइंट आइडेंटिफाई करके उनको चिन्हित करके पर्यटकों को लाया जा रहा है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सेवापुरी ब्लॉक के मटुका और अमनी गांव के आंगनवाड़ी केंद्रों व प्राइमरी स्कूलों का दौरा किया। साथ ही साथ दोनों ही आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राइमरी स्कूल का विधिवत निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी बारीकी से एक एक चीजों को देखा और समझा। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में सीधे छात्राओं से वार्ता किया और कुपोषण के संबंध में बच्चों की माताओं से वार्ता कर जानकारी ली और उनको पोषण से संबंधित किट भी प्रदान की। उन्होंने ये भी कहा कि आप भी खाओ और बच्चे को भी खिलाओ, इसी में कुपोषण की दूर होगी। और गोद भराई, महिलाओं की गोद भराई की भी रस्म को अदा किया गया और सभी को पौष्टिक खाद्य सामग्री भी दी गई। जी, उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं और स्कूल जा रही हैं इस समय कि नहीं, आपका परीक्षा हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने बताया कि कोरोना काल के तहत हम लोग को 11वीं की परीक्षा नहीं हुई, इसलिए हम लोग 12वीं की क्लास कर रहे हैं, एडमिशन करा।
भारत में कोरोना के मामलों में प्रतिदिन गिरावट देखी जा रही है। देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 76,03,121 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 91.96% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 58,323 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.49% रह गई है। देश में फिलहाल 5,41,405 सक्रिय मामले हैं। सतर्क भारत समृद्ध भारत के साथ एनटीपीसी ऊंचाहार में सतर्कता जागरूकता सप्ताह संपन्न हुआ। सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी 31 अक्टूबर का जन्मदिन आता है। नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए ये जागरूकता सप्ताह हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस कार्यक्रम में असित दत्ता, अरिदम बनर्जी, एसके झा, दीपेंदु मंडल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हम लोग सुक्तम में भी पढ़ते हुए आए हैं, स्कूल डेज में भी उसका एक ही मीनिंग था उस समय, जो कि सबको सतर्क ही रखना है। उन्होंने उसमें लिखा भी था, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि मातृवत परदारेषु पर द्रव्येष्ठवत्। मीनिंग सिंपल सा था उसका है कि आप दूसरे के पैसे को, दूसरे के धन को मिट्टी के टुकड़े के समान सोचो कि इट इज ऑफ नो यूज। ये सोचने से ही आपके 50% अपने आप जागरूकता आ जाएगी। आप ये सोचेंगे और इससे आपको एक अवेयरनेस भी आएगी और दूसरा जो साथ में रहेगा वो भी सोचेगा कि आप एक रोल मॉडल हैं। आपके अंदर ये है पूरी तरह से कि हम किसी दूसरे के धन को, किसी दूसरे के पैसे को, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे आपके किसी घर में किसी परिवार का हो, लेकिन उसको आप सोच ही नहीं सकते, आप परिकल्पना ही नहीं कर सकते आपका। और जब आपके अंदर ये भावना जागृत रहेगी कि मेरा नहीं है, तो फिर आप कभी उसको पाने के लिए कोशिश भी नहीं करेंगे। 4 नवंबर वह ऐतिहासिक तारीख है जब पतित पावनी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा संरक्षण के प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए हर साल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन महोत्सव 2020 का आयोजन करता है। दिल्ली के अशोका होटल में गंगा उत्सव की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम 2 नवंबर से 4 नवंबर तक चलेगा। ये सभी कार्यक्रम ऑनलाइन होंगे। इस मौके पर गंगा डायलॉग का आयोजन किया गया, जिसमें कई जाने माने कलाकार और पर्यावरणविद और गंगा संरक्षण के लिए चलाए जा रहे तमाम प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों को गंगा संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए स्टोरी टेलिंग, नदियों को जोड़ने के लिए बनाए गए एक फिल्म चलाई जाएगी। साथ ही वेंटलिन की संरक्षण के लिए जारी एक फिल्म का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी से गंगा उत्सव में भाग लेने की अपील की है। प्रतिवर्ष 4 नवंबर को हम गंगा उत्सव मनाते हैं ताकि गंगा के साथ में लोगों का सहज संबंध और अधिक सुदृढ़ हो सके। अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। सांस्कृतिक और एकेडमिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के भागीदारी को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस बार कोविड-19 के कारण हम ये कार्यक्रम वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि हम आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गंगा उत्सव के साथ में जुड़ें। 4 नवंबर को अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। धन्यवाद। फिलहाल हमारा ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। எனக்கு வந்து என்னோட